यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन कल प्रीवियस क्लास में अपने पास पॉन्डरेबल मीडियम की स्टडी की थी और उस पॉन्डरेबल मीडियम के अंदर एक मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन फाइंड आउट किया था। तो एक पॉन्डरेबल डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी लाइक ससेप्टिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सा रिलेशन भी अपने फाइंड आउट किया था। There are dielectric, यदि perfect dielectric, there are no free charge axis exist on the boundary. In the ponderable medium also exists free charge and with polarization bond charge. तो अपन डायलैक्ट्रिक बाउंड्री है, देयर नो फ्री चार्ज, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा टेंड्स टू 0, वो इंटरफेस है अपना। और उस इंटरफेस पर अपन जो फील्ड की कंटिन्यूटी की स्टडी कर रहे हैं, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो अपने से इलेक्ट्रिक इमेज मेथड में कंडक्टर बाउंड्रीज थी अपने पास, कंडक्टर मीडियम में पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। तो सेम सिमिलरली इसी टाइप से इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, डायलैक्ट्रिक बाउंड्री वैल्यू में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और लास्ट अपना टारगेट है बाउंड्री पर पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो कल की अपनी इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा सिंपल से फॉर्म रिवाइज कर देता हूँ कि अपने पास एक जेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में दो मीडियम या दो रीजन लिए थे। मीडियम ये फर्स्ट था जहाँ मीडियम परमिटिविटी से एप्सिलॉन हुआ, और उसकी जेट एक्सिस के ऊपर कोई ए डिस्टेंस पर या डी कुछ भी ले सकते हैं, ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू इज द एम्बोडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, इधर सेकंड मीडियम इज द ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन शुड बी वी टेक द कंडक्टर, ले सकते हैं इन द फ्री स्पेस। यहां अपन एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी की बात कर रहे थे, ठीक है, जब कोऑर्डिनेट सेल रो फाई जेड था, सा कोऑर्डिनेट ये अपने सेट किया था, जिसके अपन जो रियल पॉइंट चार्ज हैं और एक इमेजरी पॉइंट चार्ज इस मीडियम में, कब किस कंडीशन में, कि जब अपन मीडियम फर्स्ट में अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो फर्स्ट मीडियम को इज रिप्लेस बाय द परमिटिविटी ऑफ द एप्सिलॉन एंड द एज ए फ्री स्पेस ट्रीटमेंट कर लिया, केवल एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है इस मीडियम में, और अपना कहाँ इंक्लूड हो गया, एप्सिलॉन में। बट इन द सेकंड मीडियम ड्यू टू द इंड्यूस्ड फील्ड बाय प्लस क्यू, second medium is the polarized and possesses the bond charge density distribution of this center by the electric image method. We consider at a mirror point as same distance a is q dash, assume किया था, and also treat a point is replaced in this the second medium. The second medium also replaced by permittivity epsilon 2 as a treated as free space, but in the first medium also we take the polarization due to the at center of the free axis charge also induce the effective charge with by due to the polarization। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव इन द सेकंड मीडियम इट रिमेन एज टोटल इफेक्टिव चार्ज इज द q dash, but we want to find the value of q dash and q double dash using the boundary value या बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री पर क्या कंडीशंस होती है कि वहां पर नॉर्मल component of the displacement vector should be continuous if free charge density is 0, otherwise discontinued by the free charge density sigma, and tangential components of electric field always 0, there are also remain free charge या not exist the free charge, both are conditions are always continuous the tangential component. So in this our problem the normal component of electric field along to z axis, बाउंड्री की, क्योंकि बाउंड्री अपने z बराबर 0 प्लेन माना है, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट सिलेंड्रिकल फाई एंड रो, बट फाई सिमेट्रिक प्रॉब्लम मान लिया अपने, ठीक है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम, इसलिए फाई इंडिपेंडेंट मान लिया, लेकिन रो कंपोनेंट इज आल्सो विद टेंजेंशियल ऑफ द बाउंड्री, तो रो कंपोनेंट वाला टेंजेंशियल होगा, z वाला नॉर्मल होगा, तो दोनों के लिए बाउंड्री कंडीशंस अपने पास अप्लाई कर देंगे। तो पहले अपन क्या किया था कि पहले फर्स्ट मीडियम में पोटेंशियल निकालने के लिए जो डिस्टेंस r1 और r2 निकाली थी, और उसके द्वारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पोटेंशियल इन मीडियम फर्स्ट फाई 1 आपने फाइंड किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 1, नहीं कि एप्सिलॉन नोट, यहाँ मीडियम इज ट्रीटेड एज ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन 1। ठीक है, देन पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस पॉइंट क्यू चार्ज, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस इज द r1 एंड बाय द सेकेंड q dash इज द r2, ऐसा ट्रीट किया था। r1 r2 इज बाय द ज्योमेट्री इज डिफाइंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम कि रो स्क्वायर, कि रो 0 है अपने पास, एक z कोऑर्डिनेट पर है, और एक है z माइनस a का स्क्वायर
और एक के लिए R2 के लिए है रो स्क्वायर z प्लस a का स्क्वायर फॉर द मीडियम z ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एज सिमिलरली पोटेंशियल इन द सेकंड मीडियम एज्यूमिंग एज द सेकंड मीडियम इज रिप्लेस बाय द डायरेक्टिव परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 एंड सेकंड में एज्यूमिंग द पोलराइजेशन ड्यू टू द फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्लस q, तो then it as a effective charge on this point of plus q charges या axis charges is assuming q double dash in also include the plus q, इसमें include plus q है लेकिन उस q dash के कारण जो पोटेंशियल है वो सिंपली फॉर्मूला 5 एप्सिलॉन 2 और यहाँ केवल टोटल रिजल्टेंट q डबल डैश और डिस्टेंस कितनी है r1, बट वेयर z इज नेगेटिव, उसमें कंडीशन है R1 R2 आपने सेम कर लिया लेकिन वेयर द z इज द नेगेटिव रीजन, क्योंकि रीजन लेफ्ट साइड इज डिनोट बाय लेस देन 0 एंड दिस डिनोट बाय द ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ तक अपन डेरिवेशन कल की चैप्टर क्लास में कर चुके थे। तो अपन इस पर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं और इनका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं q डैश और q डबल डैश। We use the normal component boundary condition in first medium is epsilon 1 is let consider the electric field E1 of n, तो यहाँ मैं 1 is z component लिख देता हूँ is equal to epsilon 2 E 2 z where sigma is 0 free charge for existing, और at boundary मतलब ये this condition is applied z प्लस 0 प्लस को अपन कह सकते हैं ऐसे, और ये डैश है z 0 माइनस मतलब एट बराबर 0 बाउंड्री पर ये कंडीशन है। तो पहले अपन इसको अप्लाई करके कंडीशन निकाल लेते हैं। अपन को q डैश q डबल डैश फाइंड करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पर अपन डेरिवेटिव जो ड्राइव डेरिवेटिव है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है, मीडियम फर्स्ट और सेकंड सेपरेट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब अपन वी नो द रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इज डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल। अब इन करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट z तो डेरिवेटिव इज रेस्पेक्ट टू z, रो है तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू रो, ठीक है, फाई है तो फाई रेस्पेक्ट से x y z ट्रेडिशन होता है। तो अपन यहाँ मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, देखो एप्सिलॉन 1 तो अपना है ही, ठीक है, वैल्यू नेगेटिव साइन आएगा ही जब पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डेल फाई कौन सा फर्स्ट और वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में z के, और फिर क्या सब्स्टिट्यूट करना है डेरिवेटिव करके 0। ओके राइट, यहां पर एप्सिलॉन 2 also take the negative due to the relation potential and field electric field and take the second potential derivative with respect to z and after substitute z is equal to 0. This condition is applied for the on the boundary मतलब z is equal to 0 पर, and in the normal component के लिए है। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। R1 R2 वैल्यूज आर गिवन देयर, यहाँ वैल्यू गिवन है मतलब मैं डिफरेंशियल जो कांस्टेंट है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो कांस्टेंट है, q डैश भी कांस्टेंट है, केवल डिफरेंशिएशन तो R1 और R2 का ही होगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में मैं और लिख देता हूँ ऐसे कि जैसे यहाँ एप्सिलॉन 1 आएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 आएगा बाहर, और क्या आएगा q तो अलग से होगा। पहले दो डिफरेंशिएशन 1 नेगेटिव भी बाहर ले लेता हूँ, दोनों तरफ नेगेटिव है कैंसिल भी हो जाएगा, मैं यहाँ कैंसिल कर दूँ, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन को आगे पहले q है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल z 1/R1 आएगा प्लस q डैश डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल z 1/R2 आएगा, और फिर दोनों के z बराबर क्या रखा जाएगा 0। लेफ्ट साइड को अपन इस फॉर्म में लिख लिया, राइट साइड में एप्सिलॉन 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, q डबल डैश बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल z के रेस्पेक्ट में 1/R1 का डेरिवेटिव करना है, और बाद में क्या रखना है z बराबर 0 रखना है। सिंपली 5 और 5 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने,
तो देखिए यहाँ पर अपन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करते हैं, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, वे सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल Q1 Q डैश Q डबल डैश बचेगा। 1/R1 का डेरिवेटिव देखो, पहले अंडरूट का डेरिवेटिव -1/2c ब्रैकेट की पावर 3/2 और फिर इंटर वाले ब्रैकेट का फिर ऊपर डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ a का तो 0 होगा, z का 1 हो जाएगा। z स्क्वायर है 2z माइनस a तो माइनस a, ठीक है। सेकेंड अपन R2 का करेंगे तो सेम 2z प्लस a आएगा ना, z का यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा R1 R2 में। जब वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे R1 और R2 की वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पर, और किसके रेस्पेक्ट में, केवल अपन एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है जो किसके रेस्पेक्ट में, z माइनस a, क्योंकि z बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर देगा तो दोनों में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और वो नेगेटिव साइन q माइनस क्यू डैश यहाँ R2 वाले पर नेगेटिव साइन आएगा, जो अलग से इसको डिफरेंशिएट करके बता दो, एक बार अपन बार बार यूज करेंगे। देखो मैं इस कंडीशन तक यहाँ तक आ चुका हूँ। अपन को डेरिवेटिव 1/R का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करके z बराबर 0 की वैल्यू, 1/R2 का z बराबर वो 1/R1 का। पोटेंशियल तो मैं यहाँ वैल्यू 5 चाहिएगा अपन को। यहाँ पर मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेल अपॉन डेल जेट 1/√ρ² z माइनस a का स्क्वायर, क्या होगा -1/2 ρ² z माइनस a का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ऊपर 2z माइनस a इंटू 1, और अब क्या कर दो, z बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 तो पहले कैंसिल कर दो, माइनस a तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, नीचे ρ² प्लस a² की पावर 3/2, मतलब इसकी वैल्यू ये होगी a/ρ² प्लस a² की पावर 3/2, कि पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, q रो का 0 होगा उसमें, a = 2x के फॉर्म में निकालते हैं तो अपने पास वैल्यू z बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक। एज सिमिलर डेल अपॉन डेल जेट 1/ρ² z प्लस a का स्क्वायर का अंडर, इसमें क्या फर्क है, z माइनस a था यहाँ प्लस a है, तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी -a ब्रैकेट ρ² प्लस a² की पावर 3/2, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, बस दोनों की वैल्यू सेम है, साइन नेगेटिव का आ रहा है सेकंड में, और सेम R2 का वैसे आएगा पॉजिटिव, पहले फर्स्ट वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू इस डेरिवेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो अब क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो नीचे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1/q है, तो q है ही अपने पास, a/ρ² प्लस a² की पावर 3/2 प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, q डैश है, q डैश a/ρ² a² की पावर 3/2, ठीक है, इजकल टू दूसरी साइड में q डबल डैश, ठीक है, और R1 वाली वैल्यू a/ρ² a² की पावर 3/2, आ गया अपने पास। देखो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से कैंसिल हो रही है,
सिंपल सा रिलेशन आ गया, क्यू माइनस क्यू डैश बराबर क्यू डबल डैश, एक रेस्टिट्यूशन तो आ गया अपने पास। फर्स्ट नॉर्मलाइज बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब रो कंपोनेंट E1 रो इजकल टू E2 रो। डायरेक्ट यहाँ एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली डी वैल्यू निकाल रहे थे तब एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन रो के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। नेगेटिव आएगा दोनों तरफ आएगा, 1/रो आएगा दोनों तरफ आएगा। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 नेगेटिव डेल 5, तो 5/1 की वैल्यू आ गई ना, तो 5/1 की वैल्यू में क्या है, Q डेल अपॉन डेल रो अपॉन 1/R1। फर्स्ट टर्म आ गई पोटेंशियल 5/1 के टर्म से। सेकंड में वही 1 अपॉन, तो Q डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 डेरिवेटिव रो के रेस्पेक्ट में 1/R2, और बाद में क्या करना है, z बराबर 0। मतलब E1 रो की वैल्यू दो टर्म की, 5/1 का डेरिवेटिव रो के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स। राइट में E2, तो इसका एक ही डेरिवेटिव करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 2 है इसमें, Q डबल डैश कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव 1/रो नेगेटिव तो दोनों तरफ ही आएगा, क्या आ जाएगा 1/R1, और फिर लाइन सब्स्टिट्यूट करनी है z बराबर 0। यहां तक अपना डेरिवेशन है। देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन पूरे में, डेरिवेटिव देखो रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का बराबर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे R1 का रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, और R2 का करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे डेरिवेटिव, तो जब z बराबर 0 रखेंगे तो केवल क्या बच रहे हैं, 4 पाई भी पूरे में कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव तो अपन ले ही नहीं रहे, नेगेटिव दोनों तरफ ही था इसलिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 1, ठीक है, इजकल टू Q डबल डैश एप्सिलॉन 2। तो मतलब ये है Q1 प्लस Q डैश, सॉरी Q1 नहीं, Q इजकल टू Q डैश एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 Q डबल डैश। ये रेस्टिट्यूशन आ गया, एप्सिलॉन को कॉमन लेके अपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो देखिए अपने पास Q माइनस क्यू डैश Q प्लस क्यू डैश से दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को सोल्व, लेकिन आपको सॉल्यूशन किस फंक्शन का करना है, Q डैश Q डबल डैश का इन टर्म्स ऑफ Q। तो अपन दोनों इक्वेशन को पहले XY इक्वेशंस के फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट कर लें ताकि अपन पास इजी सोल्व हो जाए। मैं यह वैल्यू 5/1 5/2 की सस्टेंट रख रहा हूं, क्यों, यहां पर अपन को Q डैश Q डबल डैश की वैल्यू रख के परफेक्टली क्या निकालना है, 5/1 और 5/2 निकालना है, ठीक है। तो अपन इन दो रेस्टिट्यूशन से Q डैश Q डबल डैश को Q की वैल्यू Q गिवन है, A वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन 2 गिवन है, लेकिन अननोन क्या थे, Q डैश और Q डबल डैश। देखो मैं इसको ऐसा लिख लूं, Q डैश प्लस Q डबल डैश बराबर Q, ये तो सिंपली आ जाएगा इस इक्वेशन से। मान लो कि इक्वेशन 1 इसको लिखो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 Q डबल डैश, और यहाँ माइनस Q डैश आ जाएगा और इजकल टू Q। इक्वेशन आ रहा है, Q डबल डैश को इधर ट्रांसफर कर लिया तो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव अपन ऐसे लिख सकते हैं
मैं क्यू डैश को इधर क्यू को साइड में ट्रांसफर कर लेता है, तो क्यू डैश माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ठीक है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्यू डैश का आ गया और बराबर माइनस क्यू आ गया। अब दोनों को एक बार ऐड कर ले या सब्सट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो क्यू डैश तो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कॉमन क्या जाएगा, क्यू डबल डैश और 2q। तो मतलब इसको सोल्व करने से क्यू डबल डैश की वैल्यू उस साइड में ले जाए इसको, तो 2 एप्सिलॉन 2 क्यू, नीचे एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 इज राइट। इट्स ओके कि अपन ने केवल इन दोनों जो अपने पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस है एज ए एक्स वाई की दो इक्वेशंस है, तो उनको अपन किसी भी मेथड के फॉर्म में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन ने मैंने इनका फॉर्म ये बनाया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में, और सब्स्टिट्यूशन करके अपने पास ये वैल्यू क्यू डबल डैश की वैल्यू नॉन पैरामीटर्स में निकाली है, ठीक है। यदि नेक्स्ट अब क्यू डबल डैश की सब्स्टिट्यूट इन द एनी इक्वेशन, दोनों कंडीशंस की इक्वेशंस में कहीं सब्स्टिट्यूट करके फाइंड द सेकंड क्यू डैश, तो यहाँ क्यू डैश की वैल्यू इस इक्वेशन रेस्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकालूंगा। यहाँ पर वैल्यू देखिए, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डबल डैश, ऐसा लिख सकते हैं इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्यू माइनस 2 एप्सिलॉन 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ठीक। इसको सोल्व कर लें, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एलसीएम ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करें, क्यू एप्सिलॉन 1 क्यू एप्सिलॉन 2 और माइनस 2 एप्सिलॉन 2 क्यू, तो एक ही नेगेटिव में रहेगा पॉजिटिव वाला एप्सिलॉन 2 वाला पार्ट, तो क्या जाएगा, क्यू तो कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू डैश की। Then substitute of these value of q1 q dash and q double dash in this expansion of potential phi 1 and phi 2, तो अपने पास we get find the potential expansion in both are medium due to the dielectric boundary interference separated two mediums in which one medium is placed a external point charge plus q। मैं पोटेंशियल phi 1 phi 2 को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो पहले phi 1 में यहाँ रख लूँ, मैं ऊपर इसका फेस में लिख लेता हूँ, बाद में अपन को रिक्वायर्ड होगी इसकी। phi 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1, ओके, q अपॉन r1 की वैल्यू तो एजिटिव रहेगी, z माइनस एक है। सेकेंड में क्यू डैश में प्लस में ही है, क्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, और r2 की वैल्यू रो स्क्वायर z प्लस 1 का स्क्वायर, ये अपने पास phi 1 का एक्सपेंशन आ गया। phi 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 तो है, इसकी वैल्यू 2 एप्सिलॉन 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, और r1 वैल्यू रो स्क्वायर z माइनस a का स्क्वायर, बट एट देयर z इज नेगेटिव, एट देयर z इज
पॉजिटिव, ये दोनों एक्सपेंशन इनको तो और सिंप्लीफाइड सोल्व मल्टीप्लाई करके अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ परफेक्टली उस डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री वाली प्रॉब्लम में अपने पास दोनों मीडियम में पोटेंशियल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लिए इन नॉन पैरामीटर्स। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 निकालें। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो जो रिक्वायर्ड है पोटेंशियल के, वो कंपोनेंट्स अपनी यहाँ फाइंड अप करते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होगी तो अपन नॉर्मल कंपोनेंट ही फाइंड कर लेंगे, रो कंपोनेंट मतलब जेड कंपोनेंट ही फाइंड करना है अपन को। क्यों? तो देखो अपन आगे टारगेट का एक्सपेंशन निकालते हैं। तो वी नो डिफाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपन निकाल रहे हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी ही सिग्मा ऑन बाउंड्री पे निकाला जाता है। तो अपन मैं यहाँ सिग्मा ले लो, सिग्मा जो अपन पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड माइनस P2 माइनस P1 डॉट N21, मतलब 1 मीडियम से लेकर 2 मीडियम की और कोई यूनिट फैक्टर है तो वह नॉर्मल कंपोनेंट को बताएगा ये केवल। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब ये तो अपन डिफाइंड है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद इन एक फुल मीडियम में है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। उस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी का एक्सपेंशन पोलराइजेशन डेंसिटी, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी कहते हैं इसको केवल पोलराइजेशन भी बोला था, कैपिटल P है नहीं कि स्मॉल p है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये पर यूनिट वॉल्यूम का क्या है डाइपोल मोमेंट है, इसको पोलराइजेशन मोमेंटम डेंसिटी भी बोलते हैं या केवल पोलराइजेशन बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि P2n माइनस P1n ये निकालना है, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। किस पर? फर्स्ट सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम में किसी एक डायरेक्शन 1 से लेकर 2 की ओर। माइनस, अब यहां पहले मैं रिलेशन P में और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन पोटेंशियल तक पहुंचना है अपन को। तो वी नो डिफाइंड P इज काई एप्सिलॉन नॉट E या मैक्रोस्कोपिक फील्ड ये हुई। इस काई को अपन एप्सिलॉन R माइनस 1 लिख सकते हैं E। एप्सिलॉन R का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट E लिख सकते हैं। किसी मीडियम के लिए पोलराइजेशन P निकालना है तो मीडियम की परमिटिविटी, वॉक्यूम परमिटिविटी का सबस्टेंस इनटू मैक्रोस्कोपिक फील्ड इन दिस मीडियम। तो मतलब P1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट E1। क्लियर सा है? तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए P1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट E1n, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ले लेंगे। क्लियर सी बात है? और ये नॉर्मल कंपोनेंट है वो पोटेंशियल के नॉर्मल कंपोनेंट के टर्म में अपन जेड कंपोनेंट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव, वो साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन है, डेल फाई 1 अपॉन डेल जेड। वन कंपोनेंट में जेड ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया और नेगेटिव साइन रिलेशन से आ गया। तो यहां तो अपन बाउंड्री पे निकाला तो एट जेड इज इक्वल टू 0 भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मतलब इस रिलेशन के द्वारा अपन दोनों मीडियम में यहाँ सब्स्टिट्यूशन करें तो अपने पास फाई 1 फाई 2 के नॉर्मल डेरिवेटिव और एट बाउंड्री निकालना है तो अपन को यहाँ पर एक लाइन खींच के कि एट जेड बराबर 0, इंटरफेस बाउंड्री कहाँ है अपनी जेड बराबर 0 पर। तो देखो इस रिलेशन की एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं कि P1n इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल फाई 1 अपॉन डेल जेड।
तो देखिए माइनस सेकंड में माइनस एप्सन 2 माइनस एप्सन नॉट डेल फाई 2 अपॉन डेल जेड, P2 की वैल्यू P2 n की वैल्यू माइनस, फिर माइनस आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल फाई 1 अपॉन डेल जेड, ठीक है, और एट जेड इज इक्वल टू 0। तो पोलराइजेशन सरफेस डेंसिटी देखो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, तो मैं एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल फाई 1 अपॉन डेल जेड माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल फाई 2 अपॉन डेल जेड एट जेड इज इक्वल टू 0। तो देखिए अपन को डायरेक्टली है कि फाई 1 फाई 2 का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए और बाद में अपन रखे इसमें जेड बराबर 0, तो अपने पास बाउंड्री पर इंड्यूस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो मैं अलग से डेरिवेटिव कर लेता हूं इधर, पहले फाई 1 का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेल जेड, देखिए ऊपर दो टर्म है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म में क्यू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या है रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो 2 जेड माइनस ए और 1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड में प्लस क्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, ये तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ सेकंड टर्म नीचे लिख लेता हूँ कि प्लस, तो कांस्टेंट क्या आ रहा है क्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्वांटिटी क्या है रो स्क्वायर जेड प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर डिफरेंशिएशन जेड प्लस ए। अपने पास सॉल्यूशन सोल्व आउट भी कर लेते हैं कि यहाँ पर को जेड बराबर 0 पर वैल्यू तक डायरेक्ट पुट कर लेंगे और इजी फाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें अब जेड बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो Q कॉमन है दोनों में 4 पाई एप्सिलॉन 1, तो पहले से फर्स्ट वाले में देखो 2 फैक्टर से 2 फैक्टर तो वैसे पहले कैंसिल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव से फिर कैंसिल हो जाता है, A आ जाएगा, तो A अपॉन रो स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू। सेकंड में 2 से 2 नेगेटिव साइन रहेगा ही, और एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, क्यों तो बाहर ले लिया था, ए रहेगा जेड बराबर 0 रखने के बाद में और पॉजिटिव में रहेगा ए, और रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया अपने पास डेल फाई 1 अपॉन डेल जेड एट जेड बराबर 0 पर।
अच्छा, और कॉमन लेके अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ए कॉमन आ जाएगा, रो स्क्वायर ए स्क्वायर भी अपने पास कॉमन आ जाएगा। मैं यहाँ कि अपने पास पोलराइजेशन चार्ज जो डेंसिटी है उसका एक्सपेंशन ये है, यहाँ रखना है अपन को बाद में वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। डेल फाई 1 डेल जेड नॉर्मल कंपोनेंट 0 क्यू ए कॉमन आ रहा है ऊपर से अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अंडरूट रो स्क्वायर ए स्क्वायर अंडरूट में पावर 3/2। फर्स्ट टर्म में तो 1 बच रहा है, रो कॉमन आ गया। सेकेंड में माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इसको और भी डिस्टेंस एलसीएम लेके कर सकते हैं। एप्सिलॉन 1 रो स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। एप्सिलॉन 1 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2। ये अपने पास डेल फाई 1 जेड का नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। एज इट इज सिमिलर, ये फाई 2 का नॉर्मल कंपोनेंट फाई 2 जेड, फाई 2 डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट जेड एट जेड बराबर 0 पर वैल्यू और निकालते हैं। देखिए डेल फाई 2 डेल जेड आ गया आपके पास। कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लो, 2 एप्सिलॉन 2 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 2 तो आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। डेरिवेटिव किसका करना है, जेड वाली क्वांटिटी, तो माइनस 1 अपॉन 2 रो स्क्वायर जेड माइनस ए का स्क्वायर की पावर 3/2 तो आ जाएगा 2 जेड माइनस ए, ठीक है, 2 जेड माइनस ए, ठीक है, और अपने पास डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। जेड बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो इसकी वैल्यू 2q 4 पाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। जेड बराबर 0 करते नेगेटिव नेगेटिव अंदर वाला हो जाएगा, 2 से 2 फैक्टर कैंसिल, नेगेटिव से माइनस ए तो आ जाएगा a अपॉन रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल से एक्सपेंशन आ गया, अपने पास एक एक्सपेंशन है। दोनों एक्सपेंशन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि बाउंड्री पर इंड्यूस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी का एक्सपेंशन डिराइव हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आई थी शायद डेल फाई 2 अपॉन डेल जेड इजल टू 2q 4 पाई एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 ए अपॉन रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की सॉरी पावर 3/2। ये रखना अपने को आगे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये दोनों नॉर्मल वैल्यूज, जो नॉर्मल डेरिवेटिव की वैल्यू है, अपने इस डाइपोल मोमेंट
वाले एक्सपेंशन में इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फाई 1 जेड की ये, फाई जेड की वहाँ से कैप्सूल से। तो पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, 1 वाली वैल्यू ये है क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 और 2 ऊपर एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 और एक रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म में नेगेटिव, ये वैल्यू आएगी 2 क्यू ए नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये तो आ गया रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने सिंपली पोलराइजेशन इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द बाउंड्री इंटरफेस पर निकालने के लिए जो इसकी डेफिनेशन से जो इसका एक्सपेंशन आया था, और वो अपने पहले इमेज मेथड से उसकी जो बाउंड्री के बोथर साइड पोटेंशियल फील्ड करके बाउंड्री पर फील्ड निकाल के उसके टर्म में अपन एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अपन बाउंड्री या इंटरफेस पर इंड्यूस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं जो अपने पास इस टर्म में आ रहा है। तो देखो इनमें से अपन कोई कॉमन क्वांटिटी 2QA कॉमन है, अपॉन 4 पाई कॉमन है, रो स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन है। पहली क्वांटिटी में एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, सेकंड में 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 भी कॉमन आएगा, 2QA 4 पाई एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 रो स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। अपने एक वैल्यू शायद यहाँ भूल गए, यहाँ पर वैल्यू अपने पास थी एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट, जो अपन पोलराइजेशन का फॉर्मूला अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन प्लस, सॉरी ये तो केवल यही वैल्यू रहेगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, 2QA 4 पाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 रो स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2, डिवाइड दे लो, एलसीएम ले लो पहले एप्सिलॉन 1 का, तो एलसीएम ले लेते तो अपने पास एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन 2 का फॉर्मूला बन जाता है। पहले इसी से डायरेक्टली फॉर्मूला बनाते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन 1, तो वो अलग अलग रह जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट। अपन और किसी फॉर्म इसको अपन और एलसीएम मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिख सकते हैं। अपने पास ये रिजल्टेंट फॉर्मूला आ गया
पोलराइजेशन इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के लिए ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ टू बाउंड्रीज epsilon 1 and epsilon 2. यहाँ पर मे बी रिप्लेस ए केस, स्पेशल केस वी कैन सोल्व बाय दिस एक्सप्लेनेशन. सम स्पेशल केसेस का मतलब बाउंड्री, बोथ आर बाउंड्रीज आर both are medium separated by interference are not necessary both are dielectric but one should be conductor, should be free space. तो अपन इस केस के बेसिस पर से केस बनाते हैं इस पॉसिबिलिटी कि इफ epsilon 1 is the dielectric medium perfect but epsilon 2 is the free space. तो पूरे इक्वेशन में epsilon 1 की जगह मतलब एक मीडियम डायरेक्ट्रिक है सराउंडेड बाय द फ्री स्पेस, तो उस कंडीशन में इंड्यूस पोलराइजेशन डेंसिटी ऑन द सरफेस इज कैन फाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन बाय वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लेस ऑफ epsilon 1 epsilon and in place to epsilon 2 is epsilon 0. सब्स्टिट्यूट करके देखें पोलराइजेशन, देखिए 2qa 4 pi epsilon plus epsilon naught रो स्क्वायर a स्क्वायर की पावर 3/2 ब्रैकेट में epsilon 1 तो 1 माइनस epsilon अपॉन epsilon माइनस epsilon naught और प्लस epsilon naught कैंसिल हो जाएंगे, epsilon naught अपॉन epsilon. तो इसका मतलब है इंड्यूस पोलराइजेशन, इसमें से अपन epsilon naught कॉमन ले लें तो 2kqa 4 pi epsilon naught तो 1 प्लस epsilon अपॉन epsilon naught आ जाएगा. यहाँ रो स्क्वायर a स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा और ऊपर भी अपने पास 1 माइनस epsilon naught अपॉन epsilon naught आ जाएगा. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2ka 1 माइनस 1 अपॉन epsilon r और यहाँ 4 pi epsilon naught 1 प्लस epsilon r रो स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2. ये स्पेशल केस फर्स्ट में इंड्यूस पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक्सपेंशन आ गया. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस. नेक्स्ट केस अपना क्या है कि इफ केस सेकंड फर्स्ट मीडियम is perfect dielectric but second is tends to infinitesimal conductor. Then our induced dipole moment density, induced charge density on the boundary interference, sigma polarization. यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 2qa 4 5. तो यहाँ आप इनफाइनाइट टर्म को बढ़ाने के लिए अपन को रैशनल क्वांटिटी देनी पड़ेगी epsilon 2 को. मतलब रैशनली यहाँ पर epsilon 2 को रैशनल में ले जाओ, नीचे मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में ले जाओ. तो अपन देखिए ऊपर epsilon 2 को कॉमन ले लो और नीचे epsilon 2 कॉमन ले लो, कॉमन हो जाएगा, फिर नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी पूरी क्वांटिटी. तो मैं पहले इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसमें ड्राइवल फॉर्म में लिखता हूँ. तो ड्राइवल फॉर्म ये होगा इसका 4 5. मैं इसमें से epsilon 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस epsilon 1 अपॉन epsilon 2. यहाँ पर epsilon 2 सब में कॉमन ले रहे हैं तो 1 अपॉन epsilon 2 माइनस epsilon 0 अपॉन epsilon 1 epsilon 2 माइनस 1 माइनस epsilon 0 अपॉन epsilon 2. सिंपली कोई कुछ चेंज नहीं किया, ऊपर कॉमन लिया कैंसिल हो गया. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो इनफाइनाइट का जब डिवाइड करते हैं तो जीरो क्वांटिटी हो जाएगी 2qa.
4 पाई 1 हो गया, रो स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2 0 0 केवल -1 और कुछ नहीं होगा, सब और जीरो टर्म्स हो जाएंगे। तो इंटू सेवन नेगेटिवली पोलराइज चार्ज होगा तो -2qa अपॉन 4 पाई रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो अपने पास मीडियम फर्स्ट को कंडक्टर ले लें, सेकंड को यू ले लें, तो भी अपना एक्सपेंशन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 अपना एक डाइलेक्ट्रिक एक साइड में रख लें, एक साइड में कंडक्टर, फ्री स्पेस आल्सो भी तो डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अपन फ्री स्पेस से साथ में और कंडक्टर के साथ में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन या फाइनाइट वैल्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 होगी तो जनरल डेरिवेशन हो गई। तो अपने पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्केच डायग्राम प्लॉट करें कि क्या इफेक्ट होगा ग्रेटर देन, मतलब ये लेस और ग्रेटर वाली कंडीशंस पर इसकी स्टडी करें। केस अपना फर्स्ट ये है स्पेशल कि इफ एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 और मोर डाइलेक्ट्रिक है, तो मोर डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, पोलराइजेशन होगा। और जब मोर पोलराइज होता है, कंडक्टर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या, जैसे मोर एफिशिएंशियल है तो पोलराइज होने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपल्स करेगा। मतलब इफ एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू इन्फिनिटी देन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 टेंड्स टू 0 हो जाता है और इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड क्या होती है, रिफ्लेक्स। तो अपन बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक लाइंस खींचे, जैसे ऐसे था, मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज था तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ मोर कंडक्टर है ये किसी कंपैरिजन में ये, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस जो आएगी इस बाउंड्री पर थोड़ा सा इस टाइप से क्यों क्रॉस करेगी, मतलब रिपल्स होगी यहाँ, मतलब रिपल्स वाला कर्व होगा इस बाउंड्री के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस कम आएगी। पहले पर एक कंपैरिजन करके देखेंगे, यदि एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 है तो, लेकिन एप्सिलॉन लेस, दूसरा केस है कि एप्सिलॉन 2 इज लेस देन एप्सिलॉन 1, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक लाइंस है वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी कि ये जो स्लॉप है वो यूं आएगा यहाँ, तो इसका स्लोप था यू हाइपरबोल, ये अपने पास कन्वर्स टाइप में आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस भी ज्यादा आएगी इसमें। मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस बाउंड्री पर है वो जो कार्बन फॉर्म है, मॉडिफिकेशन है, वो इसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और मोर कंडक्टर है तो पूरा रिपल्स हो जाएगा, मतलब रिपल्सिव फॉर्म में चल जाएगी। और यदि मोर वैल्यू लेस कंडक्टर्स है, डाइलेक्ट्रिक फॉर्म में है अपने पास, तो यूं क्या आएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन डायरेक्ट जो कन्वर्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन इसकी परमिटिविटी के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसमें दो प्लेन बाउंड्री थी। यहाँ अपने पास कुछ स्पेशल जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है, स्पेरिकल बाउंड्री के रूप में होती है। जैसे दो टाइप की डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस की अपन और स्टडी करेंगे। अब है अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक स्पेयर, of dielectric constant epsilon r, ठीक है, is placed in uniform electric field। जैसे अपन इलेक्ट्रिक इमेज मेथड से सॉल्यूशन किया था, तो यहाँ
अब वहां पर कंडक्टर स्पेयर एज्यूम कर लिया था, यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्पेयर एज्यूम कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है। इस पर अपन को टारगेट ये है कि अपन का उस बाउंड्री के ऊपर जो स्पेयर अपन यूज किया है उस पूरी बाउंड्री पर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, बॉन्ड चार्ज डेंसिटी, देखिए फ्री चार्ज डेंसिटी, वहां फ्री चार्ज डेंसिटी अपन उसके अंदर यूज कर रहे थे जहां पर अपन पास कंडक्टर बाउंड्री थी, ठीक है। यहाँ अपने पास डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना, बॉन्ड चार्ज डेंसिटी होती है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि स्पेयर ऑफ रेडियस ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर कुछ भी ले सकते हैं, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपन डिफाइंड करते हैं, इज प्लेस एट सेंटर ओरिजिन, प्लेस ऑफ इट सेंटर एट ओरिजिन, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड of this axis is the z axis मान लो, a uniform electric field electric lines are there at equivalent distance, E naught, तो outside at the far away also be should the same field lines are E naught, but near to boundary, near to this sphere region electric field lines are modified due to that by interaction of electric field with dielectric sphere get the polarization and induce a dipole moment, or due to this dipole moment distribution is near about field is modified या change या effective, तो कितना इफेक्टिव होगा अपन को निकालना है, तो वहां इफेक्टिव निकाल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पोलराइजेशन निकाल के अपन को पोलराइजेशन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वो तो अपन इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरी में लिख देंगे, स्पेयर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अलोंग टू जेट एक्सिस में लिखा, तो एट फार अवे पोटेंशियल दैट शुड बी एट फार अवे, मतलब r टेंस टू इन्फिनिटी हो डिस्टेंस, या z एक्सिस z टेंस टू इन्फिनिटी हो, दैट पोटेंशियल माइनस, जो इंटीग्रेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में E नोट z होगा, एबल सेंटर इज द जीरो, कंडीशन बाउंड्री कंडीशन से, तो इन द पोलर कोऑर्डिनेट माइनस E नोट r cos थीटा, at far away the potential should be equal to drive by the external force, external field, external field के कारण induced potential के equally होगा, पर near about to this sphere is not equal to induced potential by the external field also be include due to the potential by the polarization of the dielectric sphere, मतलब इस डायलेक्ट्रिक स्फीयर का पोलराइजेशन का इंड्यूस पोटेंशियल भी इंक्लूड होगा, और फार अवे पॉइंट पर डज नॉट इंक्लूड बाय द पोलराइजेशन बट ओनली ड्राइवल पोटेंशियल फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन बाय द इन दिस टर्म ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मतलब r cos थीटा। ये कंडीशन की बाउंड्री कंडीशन अपन डिफाइन कर ली, ठीक है, और अपन इसके डायग्राम बताते हैं, थ्योरेटिकल बता दिया, और अपना टारगेट का ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि इस पर इंड्यूस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है अपनी। तो देखिए अपन लाप्लासियन इक्वेशन सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स है जो बाउंड्री कंडीशन फाइंड करेंगे कि नियर अबाउट टू पोटेंशियल इज 5 satisfy the Laplace equation 5 where solution of phi is given by in radial part al r की पावर l प्लस bl r की पावर माइनस l प्लस 1, जो एल्थ ऑर्डर सॉल्यूशंस आते हैं 0 से इन्फाइनाइट तक, लेजेंडरी पॉलिनोमियल Pl cos थीटा फॉर द स्फेरिकल सिमेट्रिक में 5 कंपोनेंट इंडिपेंडेंट, 5 सिमेट्रिक है तो m पार्ट हो रहा, ठीक है, तो मतलब लाप्लासियन इक्वेशन सॉल्यूशन द पॉसिबल वैल्यू जो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, बट देयर आर कांस्टेंट Al Bl आर डिफाइंड ड्यू टू द बाउंड्री कंडीशंस। तो बट इसमें अपन वेल डिफाइंड कंडीशन यूज करके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर रीजन एंड आउटसाइड द स्फीयर रीजन, पहले अपन अलग अलग डिवाइड करें, ये तो एक कंबाइंड फॉर्म अपन लिया, तो वेल डिफाइंड कंडीशंस है
अपने पास कि पोटेंशियल शुड बी फाइनाइट, कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। तो अपन इस मेन जो सॉल्यूशन है इसको दो पार्ट में, जिसके लिए बाउंड्री कंडीशन एट ए फार अवे पॉइंट माइनस ई नोट आर कोस थीटा है, ठीक है। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, फिर अपन बाउंड्री कंडीशन यूज करके इसको सोल्व करेंगे। पहला फॉर इनसाइड रीजन ऑफ स्पेयर where r tends to 0, the condition r less than a. So in this the radial component second term is not valid because due to this term at r tends to 0 is infinite, though not possible. इसको यदि अपन कंसिडर करें इस टर्म को तो r बराबर 0 पर इन्फाइनाइट हो जाएगा, बट दिस फाइज पोटेंशियल इज फाइनाइट। तो BL इस रीजन के लिए 0 आएगा। हाँ, लेजेंडरी स्पेरिकली कोऑर्डिनेट फॉर्म में आएगा। तो इनसाइड रीजन के लिए फाई इन नाम दे दूंगा और इसके लिए केवल AL r की पावर L PL cos थीटा एक पोटेंशियल डिफाइंड होगा। फिर फॉर आउटसाइड रीजन ऑफ स्पेयर, आउटसाइड के अंदर r टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर तो अपने पास है कि फर्स्ट टर्म शुड बी 0, पर r वी फाइंड द पोटेंशियल नियर अबाउट टू फील्ड। अब इन्फिनिट फार अवे पॉइंट की बाउंड्री कंडीशन से अपन वेल्ड कर लेंगे कि इन द आउटसाइड रीजन इज पोटेंशियल या नियर अबाउट टू पोटेंशियल बट नॉट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो देन फाई आउटसाइड इज बोथ आर टर्मिनल कॉन्स्टेंट्स अलग होंगे, मैं BL r की पावर L CL r की पावर माइनस L+1 और VL cos थीटा। ये दोनों सॉल्यूशंस मैंने एज्यूम कर लिए जहां नियर अबाउट टू स्पेयर के लिए बात करें तो, लेकिन इनसाइड के लिए एक ही टर्म थी, ये इक्वेशन आउटसाइड के लिए आ गया, पर दैट नॉट वैलिड फॉर दैट इंफिनिटी। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है BL AL ये एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी पर नहीं, तो फार अवे पॉइंट पर इसका अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंडीशन है कि एट इन सेकंड डेरिवेटिव जो पोटेंशियल है, सेकंड पोटेंशियल है, आउटसाइड पोटेंशियल है, इसमें r टेंड्स टू इन्फिनिटी एट ए फार अवे पॉइंट पर ये शुड बी इक्वल टू माइनस ई नोट आर कोस थीटा होना चाहिए। तो अपन कंडीशन लगाएं, बाउंड्री कंडीशन कि फॉर r टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब फार अवे पॉइंट, ठीक है, फार अवे पॉइंट पर r की पावर माइनस L+1 टर्म इज रिड्यूस टू फार अवे पॉइंट r का वैल्यू तो टेंड्स टू 0, मतलब सेकंड जो टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाती है, तो फार अवे पर पोटेंशियल शुड बी माइनस ई नोट आर कोस थीटा। तो अपन ये कंडीशन अप्लाई कर दें तो अपना एक्सप्रेशन इक्वेशन 2 जो कैसे कन्वर्ट होगा कि लेफ्ट साइड में माइनस ई नोट आर कोस थीटा लिख दें, तो इधर इस साइड में क्या रहेगा समीशन VL r की पावर L PL कोस थीटा, क्योंकि सेकेंड टर्म को अपना नेग्लिजिबल कर दिया। ये कंडीशन है अपने पास, बाउंड्री कंडीशन है अपना, जबकि एक्सप्रेशन पोटेंशियल का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही है, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन में कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो B1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए। इसके द्वारा अपन B1 निकाल लेंगे, BL में L की कौन से इंटीग्रल्स पार्ट्स है वो डिफाइंड है, वो भी अपन फाइंड कर लेंगे। देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, इधर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे अपन, पहले वहां से वैल्यू निकाल रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन से। तो अपने पास लेजेंडरी पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन होती है P0x ऑफ 1, P1x एज x, तो कोस थीटा को P1x लिखा जा सकता है।
तो माइनस ई नोट आर, मैं से लिख दूँ P1 कोष्टक, कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी साइड में समीशन BL R की पावर L PL, यहाँ पर L ऑर्डर है, अपन इसमें P1 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, कोस थीटा के ऊपर इंटीग्रेटेड कर देगा। थीटा की वैल्यू तो 0 से पाई होगी इसमें, ठीक है। तो अपन लेजेंडरी पॉलिसी यहाँ पर टेकिंग द ई नोट आर इंटीग्रेशन P1 कोस थीटा P1 कोस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा डी थीटा ले ले दोनों तरफ 0 to पाई इजकल टू समीशन इंडिपेंडेंट होता है, BL इंडिपेंडेंट होगा, R की पावर L इंटीग्रेशन PL cos थीटा P1 कोस्टा मल्टीप्लाई किया आपने साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। P1 कोस्ट से मल्टीप्लाई कर टेक द साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया 0, टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑन थीटा। ये P1 क्या है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, तो इसकी ऑर्थोगोनल इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर ये जो राइट साइड इज ओनली हैव ए फाइनाइट वैल्यू फॉर L बराबर 1, अदरवाइज टेंड्स टू ऑलवेज 0। लेजेंडरी पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल कंडीशंस हैं इन लेफ्ट साइड या अपने पास है राइट साइड, द P1 value, the legendary polynomial orthogonal integration property only have a finite value only for L बराबर 1, mean L बराबर not 1 values are not exist, so L बराबर not 1 values corresponding coefficient all are 0। यहाँ क्लियर हो गया कि L बराबर 1 के कि for L बराबर not 1 coefficients B0, B2, B1 all are 0 due to the legendary orthogonal legendary polynomials। क्लियर है? तो अपन B1 के लिए तो वैलिड है ना, तो 1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, तो 1 के लिए तो देखो ये 2.2L प्लस 1, तो 2/3 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2/3, हमारे पास 2/3 आ जाएगी उधर भी, तो माइनस ई नोट आर 2/3 उधर B1 R वो भी क्यों अपने पास आएगा, और 2/3, तो बाय मीन्स B1 इजकल टू माइनस ई नोट, ये कंडीशन आ गई अपने पास। और ऑल अदर एक्सेप्ट 2L बराबर 1 आर B1 coefficients are all 0, मतलब this equation is only valid for L बराबर 1, तो by means the our solution also valid only L बराबर 1 order। जो अपने पीछे अपने लास्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस लिए थे, लेकिन बाउंड्री कंडीशन से यूनिक सॉल्यूशन के अंदर L बराबर 1 के क्रॉसपोंडिंग सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट होगा, क्योंकि B2 B0 0 तो A1 A2 C0 भी 0 होंगे बाय द बाउंड्री कंडीशन से अपन जब मैच करेंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ B1 की जगह ई नोट कर दो, L बराबर 1 सब्स्टिट्यूट दो, पोटेंशियल एक्सपेंशन की क्लियर वैल्यूज आ जाएगी इन द इनसाइड और आउटसाइड में। तो मैं बैक वापिस आ रहा हूं, इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल फंक्शंस है उनको फाइंड कर रहा हूं। क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, L बराबर 1 और B1 बराबर माइनस ई नोट। पोटेंशियल फाई इनसाइड, ठीक है, समीशन था हटा दो, A1 लेना अपन को, A1 R की पावर L बराबर 1, P1 cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा, पीछे अपने पास डेरिवेशन में देख लो, तो फाई इनसाइड फंक्शन ही आ गया। दूसरा फाई आउटसाइड, पीछे देखो समीशन तो हट गया, 1 के लिए करना है, तो B1 R प्लस C1
r की पावर -2 तो मतलब r स्क्वायर आ जाएगा, और P1 cos थर्मल cos थीटा। B1 की वैल्यू तो अपन को गिवन भी है, -E0r प्लस C1 r स्क्वायर, तो क्या जाएगा इक्वेशन। मतलब अपने पास अब इनसाइड और आउटसाइड जो पोटेंशियल एक्सपेंशन हैं इनमें केवल ओनली क्या बचा है, दो कोफिशिएंट्स बचे हैं, C1 और A1 की वैल्यू। मतलब C1 और A1 वैल्यू यदि फाइंड कर लें तो अपन का परफेक्टली पोटेंशियल इनसाइड रीजन आउटसाइड अपन निकाल सकते हैं। यदि पोटेंशियल निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो बाउंड्री पर पोलराइजेशन कैपिटल P निकाल लेंगे, और कैपिटल P निकालेंगे तो पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालेंगे जो फॉर्मूला, तो वही स्टेप टास्क अपने आगे होगी। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में अपन इस 515 पोटेंशियल में जो A1 और C1 की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन में, बाउंड्री R बराबर A पर इनसाइड में डाइलेक्ट्रिक है, आउटसाइड में फ्री स्पेस है, तो वहां पर अपन जो कंटिन्यूटी के जो इक्वेशंस है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का और टेंजेंशियल कंपोनेंट का और नॉर्मल कंपोनेंट का, वो दो बाउंड्री कंडीशन से दो इक्वेशंस हैं, C1 A1 फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है। ओके, थैंक्स।